हेलो एवरीबॉडी। आज फ्रिक्शन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन में हमने कुछ लेक्चर्स बांटे हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन पर होगा। सेकंड हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन और लॉज ऑफ फ्रिक्शन को प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं ये देखेंगे इसके अंदर। फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक्स पर किस तरीके से फ्रिक्शन एक्ट करता है उसकी प्रॉब्लम कैसे डील करेंगे वो देखेंगे। फिर इसी तरीके से हम लेंगे वर्टिकल सरफेस से रिलेटेड फ्रिक्शन की प्रॉब्लम और नेक्स्ट होगा इंक्लाइंड सरफेस पर फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डबल ब्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिससे कि आप इजीली डिस्कस कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन क्या होता है ये देखेंगे, व्हाट इज फ्रिक्शन। उसके बाद में एग्जैक्टली जो हमें दिखाई देता है क्या वैसा ही होता है, इसका मॉडर्न व्यू क्या है वो देखेंगे। फिर फ्रिक्शन क्या जरूरी होता है या इविल होता है, नुकसानदायक होता है। अगर नुकसानदायक है तो हमें इसको रिड्यूस करना होगा, कैसे रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन। एग्जैक्टली से एक ब्लॉक है, टेबल पर रखा हुआ है। तो यदि हम अपनी खुली आंखों से देखें, खुली आंखों से जब हम देखते हैं तो हम इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक व्यू। तो हमें ये कॉन्टैक्ट सरफेस बिल्कुल स्मूथ नजर आता है, चिकना नजर आता है, बिल्कुल एक लाइन नजर आ रही है। देख सकते हैं बिल्कुल एक सीधा सपाट सरफेस नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखें हम तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ कुछ इरेगुलरिटीज नजर आएंगे, यहाँ कुछ देखिए कॉन्टैक्ट सरफेस पे कुछ इरेगुलरिटीज नजर आएंगे हमको। अब होता क्या है कि जो प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं, इरेगुलरिटीज नजर आ रही हैं, ये एक दूसरे के बीच में इंटरलॉक हो जाती हैं। जब एक ब्लॉक को दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कराने की कोशिश करते हैं, इंटरलॉकिंग आपस में बंध जाती है कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। जैसे एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ में फंसा लिया उन्होंने, तो ब्लॉक और टेबल के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होना बंद हो जाता है। तो हम कहते हैं एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है मूवमेंट के लिए, उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो एक डेफिनेशन तैयार कर लें कि व्हाट इज एग्जैक्टली द फ्रिक्शन इज। Friction is a force, of course, undoubtedly, that resists the relative motion of the two objects that are in contact with each other. एक दूसरे के कांटेक्ट में जो है तो उनके बीच में, इन दोनों ब्लॉक और टेबल के कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको रजिस्ट करने वाला जो फोर्स है दैट इज नोन एज द फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या है। मान लीजिए टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एग्जैक्टली हमें कांटेक्ट एरिया नजर आता है, उसे हम कहते हैं एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक एरिया। और बिना माइक्रोस्कोप के यानी अपनी खुली आंखों से देखें तो ऐसा लगता है कि पूरा सरफेस इन कांटेक्ट में है। तो एफपी वार्डन एक साइंटिस्ट, उन्होंने इस चीज को देखा कि अगर ये जो खुली आंखों से हमें एरिया नजर आ रहा है 10⁴ है, तो उसके कंपेयर में माइक्रोस्कोपिकली जो एरिया इन कांटेक्ट होता है वो केवल 1 पार्ट होता है। तो कांटेक्ट एरिया बहुत कम होता है। तो जब कांटेक्ट एरिया बहुत कम हो गया यहाँ पर, तो ऊपर से जो फोर्स लगता है, फोर्स पर एरिया इतना कम होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर लार्ज हो गया तो उस केस में होता क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ कांटेक्ट होता है वो आपस में चिपक जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्डिंग। ये पॉइंट्स सारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। ये फिनोमेनन कहलाता है सरफेस एडेजन। सरफेस एडेजन। एडेजिव फोर्स क्या होता है, तो डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ एडेजन। तो ये थ्योरी कहलाती है सरफेस एडेजन थ्योरी।
तो इस मॉडर्न व्यू के अनुसार जो फ्रिक्शन काम करता है वो इस कोल्ड वेल्डिंग की वजह से लगता है। ये कोल्ड वेल्डिंग इन दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, और ये अपोजिशन जो फोर्स होगा वही क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन फोर्स एक अच्छा फोर्स नहीं है, लेकिन इसके लिए कहा जाता है फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, मीन्स इट इज नॉट ओनली नेसेसरी, हाँ, और कई मायने में खराब भी होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है। ये हमको चलने में मदद करता है, गति को स्लो करने में काम करता है, टर्न लेने में मदद करता है, वॉक करने में मदद करता है। सर्दियों में दोनों हाथों को जब हम रब करते हैं तो गर्मी उत्पन्न होती है, वो किसकी वजह से हो रही है, ओनली ओनली फ्रिक्शन की मदद से। रोड पे जो टायर चल पाते हैं उनकी ग्रिप होती है वो केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से ही हो पाती है। बर्फ पर तो आप नहीं चला पाएंगे इजीली नेक टायर से। अपन चल पाते हैं, आपके जो शू फ्लोर्स होते हैं इजीली वो केवल और केवल फ्रिक्शन की मदद से होते हैं, स्लिप नहीं होते हैं। गाड़ियों में ब्रेक्स होते हैं, डिस्क ब्रेक्स होते हैं, गाड़ी को स्टॉप करने या गाड़ी की स्पीड को डाउन करने में मदद करते हैं, वो केवल और केवल किसकी वजह से होते हैं, फ्रिक्शन की मदद से। मींस फ्रिक्शन इज नेसेसरी। लेकिन फ्रिक्शन एक बुराई भी है, इससे कुछ नुकसान भी होता है, एनर्जी लॉसेस भी होते हैं, कुछ अनवांटेड इफेक्ट्स हैं इसके, हीट जनरेट होती है। आपने देखा होगा कटर्स वगैरह होता है तो खूब सारी चिंगारियां वगैरह उत्पन्न होती है, ये ओनली इट इज ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन, जिससे कि एनर्जी लॉसेस होता है। आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डाउन करता है जहां आपने को नहीं चाहिए उनके डाउन मोशन। आपने देखा होगा मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं आपके, उनकी पार्ट्स जो होते हैं फ्रिक्शन की वजह से वियर और टियर होते हैं, खराब होते हैं, घिसते हैं। अगर बायोलॉजिकल एग्जांपल लें अपन, तो जो अपने घुटने होते हैं केवल जैसे जैसे लुब्रिकेशन खत्म होता है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ये खराब हो जाते हैं और आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो हम कहते हैं फ्रिक्शन इज इविल। तो जरूरी भी है और नुकसानदायक भी है, दैट्स व्हाई वी नॉन एज ए फ्रिक्शन एज ए नेसेसरी इविल। तो इविल है तो रिड्यूस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एक तो लुब्रिकेशन, जैसे कि ऑयल और ग्रेसेस यूज करते हैं, आपने खूब अच्छे से देखा होगा मशीन पार्ट्स में ऑयल एंड ग्रेस का यूज करते हुए। फिर कुछ ऐसे मटेरियल भी इजाद किए गए हैं जैसे कि टेफ्लॉन है, ग्रेफाइट है, जिनका कि लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, उनकी मदद से भी फ्रिक्शन को कम किया जाता है। जैसे आपकी मोटर होती है, मोटर में ब्रशेस का स्लिप रिंग्स के साथ में जो कांटेक्ट होता है, तो जो ब्रशेस होते हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम से कम हो और उन स्लिप रिंग्स का वियर एंड टियर कम से कम हो। तो ये मटेरियल है आपका फ्रिक्शन कम करने के काम में आ रहा है। बॉल बेरिंग्स का यूज किया जाता है मशीन पार्ट के अंदर, जिससे कि फ्रिक्शन कम से कम हो। एक जनरल आइडिया हमने लिया कि व्हाट इज द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन अच्छा होता है बुरा होता है। अब हम देखने जाएंगे कि कुछ इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, आपसे कोई पूछे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, ये पूछ रहे हैं। वेदर मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, मैक्रोस्कोपिक मतलब जो नेक्ड आई से देख रहे हैं अपन, जो वास्तव में एरिया ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, और दूसरा माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जनरली ऐसे कहते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, तो किस एरिया पर, किसी पे तो करता होगा, क्या इस पे करता है माइक्रोस्कोपिक? नहीं, इट्स नॉट। क्या माइक्रोस्कोपिक? यस, याद करो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर कांटेक्ट होता है। तो आपसे कोई पूछे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया, यस करता है, लेकिन किस एरिया पर? माइक्रोस्कोपिक एरिया पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? क्या ये नॉन कंजर्वेटिव होता है? यस, एनर्जी का लॉस करता है। क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है? यस, मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करता है
फोर्स एडहेसिव होता है आपका। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है? यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने भी होते हैं वो सब कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? एडहेसिव फोर्स। दिस इज आल्सो करेक्ट। इज इट सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? हम देखेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन में कि ये अपनी वैल्यू को खुद ही सेट कर लेता है चलने से पहले, तो इसको हम सम टाइम कहते हैं फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर जैसे कि जनरली फोर्सेस का नेचर होता है? यस इट इज, ऐसा होता है ये। जैसे ब्लॉक को अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यदि ब्लॉक को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं तो इसके येलो इस बॉक्स पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा, तो नीचे जो टेबल कहते हैं इसको अपन, इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो एक एक्शन तो दूसरा क्या है? रिएक्शन। तो जनरली फोर्स का नेचर होता है। तो व्हाट वी कैन से ये सारे करेक्ट है, राइट? तो आपसे जब दिया जाएगा तो 3 ऑप्शन होंगे और एक होगा ऑल ऑफ दीज। तो यहां हमने 7 ऑप्शंस तैयार किए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है कि पॉलिशिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। क्या पॉलिश करने पर फ्रिक्शन आपका कम होता है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है तो फिर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पॉलिशिंग कैन रिड्यूस एज वेल एज द इंक्रीज द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को कम भी कर सकती है तो फ्रिक्शन को बढ़ा भी सकती है। वो कैसे? फर्स्ट केस लें, आपका जो प्रोजेक्शंस नजर आते हैं जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं खुरदरापन, अगर हम उन सरफेसेस को पॉलिश करते हैं तो जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं, मिनिमाइज होते हैं, तो फ्रिक्शन कम होता है अनडाउटली। लेकिन आप इस पॉलिशिंग को इतना कर दें कि आप मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाएं, माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट उस केस में इंक्रीज हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स काम करने लग जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करने लग जाएगा, तो उनका कांटेक्ट और बढ़ जाएगा जिससे कि आपका फ्रिक्शन रीजनेबली इंक्रीज हो जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। जनरली ऐसे कहते हैं फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो क्या ये करेक्ट है? नो, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तो ये रॉन्ग है तो करेक्ट क्या है? फ्रिक्शन इज ए फोर्स रजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट है जो कांटेक्ट में होते हैं, उनको रजिस्ट करता है, उनको अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, अनडाउटली मोशन एक बॉडी के मोशन को अपोज कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ये मोशन को प्रमोट भी करता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। एक व्यक्ति है, वो कैसे चलता है रफ सरफेस पर? देखिए क्या करता है, अपने सरफेस को, ग्राउंड को, रफ सरफेस को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको रिएक्शन फोर्स मिलता है फ्रिक्शन के कारण, और जिसके कारण बिना फिसले वो आगे की तरफ मूवमेंट करता है। तो हम जो चलते हैं उसके लिए फ्रिक्शन, तो हमारे मोशन को प्रमोट कर रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जब हम साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल में होता है क्या? 2 टायर होते हैं। देखें, पिछला टायर तो ठीक है कि इससे जुड़ा हुआ है और आप इसको मूव कर रहे हैं, लेकिन अगले टायर में तो कोई भी नहीं, स्पिंडल या पेडल्स नहीं है आपके, फिर कैसे मूव कर रहा है? तो होता क्या है कि इसको जो पुश मिलता है सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट, तो ये टायर जो है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन, टायर को ये सड़क जो है उसका जो फ्रिक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोवाइड होता है। फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में तो टायर आगे कैसे चलता है, इससे रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है इसका, लाइक दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये टायर मूवमेंट करता है। तो इस टायर को मोशन प्रोवाइड करने के लिए हु इज रिस्पांसिबल? फ्रिक्शन फोर्स, इज इट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्रक है आपके पास, एक वैगन है, और इस पे एक मान लीजिए एक ब्लॉक है रखा हुआ है। अब
ये वैन के साथ साथ ब्लॉक कैसे मूवमेंट करता है भाई? होता क्या है कि पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइड होना चाहता है सूडो फोर्स के कारण, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर उस सूडो फोर्स को बैलेंस कर पाता है तो वो उस व्हीकल के साथ साथ आगे बढ़ पाता है। यस और नो? आज के लेक्चर में केवल हमने बेसिक्स देखा कि फ्रिक्शन होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन, उसमें देखेंगे फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, फिर लॉज ऑफ फ्रिक्शन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं, फिर ड्राइविंग फोर्स के साथ फ्रिक्शन फोर्स कैसे वेरी करता है, रफ सरफेस पे कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।